हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 7th की साइंस के एनसीईआरटी में आज की इस वीडियो में 12th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 12th चैप्टर जो है वो पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक होता है। यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली पादप और जंतु जो करते हैं वो अपने वंश और प्रजाति को बढ़ाने के लिए करते हैं। और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो जातियां हैं वो बची रहें, इसलिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो कक्षा 6 के अध्याय में जो अध्याय 9 था उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं, ठीक है। अपने समान जीव जो हैं उनको पैदा करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, माता पिता से संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? माता पिता से जो बच्चा जो है हो रहा है, उसका जो जनन हो रहा है, उसी को ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं, पादपों में जनन कैसे होता है? तो पादपों में जनन विभिन्न विधियों के द्वारा होता है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में, तो मेनली इस अध्याय में हम लोग पादपों में जो प्लांट रिप्रोडक्शन है उसे ही हम पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर भी यही है, ठीक है। तो पहली हमारी जो हेडिंग है वो है जनन की विधियाँ। रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं? तो कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के कुछ भागों के बारे में आपने पढ़ा था और पादप के विभिन्न भागों के नाम बताए थे। प्रत्येक के प्रकारों के बारे में भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे कक्षा 6 में हम लोग ने पादपों के कुछ स्ट्रक्चर उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनके भागों के नाम भी आप बताइए जो आप पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ उनका जो काम था वो भी आप बताइए। अधिकांश पादपों में मूल, तना यानी रूट, स्टेम और लीव्स पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं? ये पादप के वेजिटेटिव जो है पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, एक फिक्स जो है ड्यूरेशन होती है, निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। तो ये जो पुष्पन की जो विधि है, फ्लावरिंग जो होती है वो एक निश्चित अवधि में फिक्स होती है, उसके बाद पुष्प निकलते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि बसंत ऋतु जब आती है, स्प्रिंग का जब सीजन आता है, तो आम के जो वृक्ष होते हैं वो पुष्पित हो जाते हैं, उनमें फ्लावर्स आ जाते हैं। और फिर यदि पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। यही जो कहने का है कि स्प्रिंग का जब सीजन आता है तो आम में पुष्प आ जाते हैं, और यही जो पुष्प होते हैं, यही फ्लावर्स जो होते हैं वो जो है उन जो आम के जो रसीले फल होते हैं उनको निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः जो बीज होती है उसे हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर के नया पौधा, और फिर यही जो बीज होती है वो अंकुरित होती है, उससे नया पौधा निकलता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? यहाँ पे इन्होंने सिंपली अगर देखा कि एक प्लांट को बनने के लिए जो है सीड के जर्मिनेशन से एक नया प्लांट बना जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं उनका क्या काम है? आखिर उनकी जो मेनली स्पेशल जो पार्ट है उनको हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो पुष्प पादप में जनन का जो कार्य, पुष्प यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वही मेनली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पादपों में ये जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में जो पुष्प होते हैं वो पादप के जनन अंग होते हैं। तो ये क्या होते हैं? यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। पुष्प में जो पार्ट्स होते हैं, किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग यानी कि जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। कह सकते हैं कि कोई एक फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट होगा या फिर जो है फीमेल पार्ट होगा, या दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। मेल पार्ट या अलग अलग मेल पार्ट या फीमेल पार्ट है तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, और अगर दोनों एक साथ हैं तो वो बाइसेक्सुअल कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। प्लांट्स में कई सारे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा ये अपनी जो है कि अपनी जनरेशन को ये बढ़ाने का काम करते हैं। मेनली यहाँ पे जो जनन दिया गया है, मेन जो रिप्रोडक्शन मेनली मेथड दिया गया है, रिप्रोडक्टिव मेथड, वो यहाँ पे 2 प्रकार का दिया हुआ है। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो लैंगिक जनन होता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें क्या होता है? पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बीजों की ज़रूरत नहीं होती है, और बगैर बिना बीजों के ही नया प्लांट जो है पैदा होता है, ठीक है। जबकि जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें नए पादप बीजों से ही प्राप्त होते हैं। तो 2 लाइन हमने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उसमें बीजों की ज़रूरत नहीं होती है संतान उत्पत्ति के लिए, और जो लैंगिक जनन होता है इसमें नए पादप के लिए बीजों से ही नए पादप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो अब देखिए अलैंगिक जनन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होता क्या क्या है। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीजों की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे पहेली, यहाँ पे क्या समझ रही है, पहेली ये समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं। अक्सर करके हम लोग ने जनरली भी देखा है कि बीज को हम लोग जो है मिट्टी में जो है गाड़ देते हैं, उसकी मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, उसके बाद नए पौधे उग जाते हैं अंकुरण के द्वारा। तो जो है यही पहेली भी समझती थी, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती है कि ये पादप जो है वो जनन कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है कायिक प्रवर्धन, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, जिसमें जो पादप प्लांट जो होता है उसकी मूल रूट और उसका जो स्टेम और उसकी जो पत्ती होती है अथवा पत्ती में जो कली होती है जिसे मुकुल कहते हैं, बड्स जो होती हैं, ठीक है, ऐसी कोई कायिक अंग होगा उसके द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। मतलब कायिक जो है अंग जिसको कट करके उसको अगर हम जो है मिट्टी में लगाते तो उससे नया पौधा जो है, मतलब इस कायिक अंग हम मेनली उसी को ही कह सकते हैं कि जिसको मेन जो पार्ट है प्लांट का, उससे किसी पार्ट को काट करके अलग किया जाए तो वो जो पार्ट होगा वो कायिक पार्ट कहलाएगा। ठीक है, और उससे नया प्लांट अगर निकल रहा है तो वही हमारा क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रोपगेशन कहलाता है। तो मेनली ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक तरीका है। तो इसमें मूल यानी कि रूट, स्टेम और पत्तियों में जो बड्स निकली रहती हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें अदा करती हैं। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से हो रहा है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं उन्हीं से ही जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इस वजह से ये वाला जो रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा भी समझने की कोशिश करें। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने लिया गुलाब अथवा चंपा के पौधे ही लिए हमने, उसकी एक शाखा को उनकी पर्व संधि जो होती है वहां से हमने इसको कट कर लिया। ठीक है, इनकी जो नोट्स, इंटरनोट्स होते नहीं है, तो नोट्स जो होती हैं पर्व संधि, वहां से हमने इसको कट किया। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग होता है जहां से पत्ती निकलती है। नोट्स जो है वो पोर्शन होता है जहां से, देखिए नोड क्या होता है, नोड वाला पोर्शन, जैसे अगर ये स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम में मेनली हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एक पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों ही इसके नोड्स कहलाएंगे और बीच वाला ये पूरा लंबा सा पोर्शन इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो पर्वसंधि यानी नोड्स जो होती हैं वो तने या शाखा का वह भाग होता है जहां से पत्ती निकलती है, तो यही जो पोर्शन होता है वहीं से ही पत्ती निकलती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे है शाखा के इन टुकड़ों को कतरन या कलम कहते हैं। जब इनको कट कर दिया जाता है तो यही क्या कहलाती है, या तो कतरन इसे कहेंगे या फिर कलम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। अब ये जो कलम वाला पोर्शन था जो कि नोट से प्लांट को कट किया गया था उसको हम मिट्टी में दबा देंगे। कलम को प्रतिदिन पानी देंगे और इसकी जो वृद्धि है, इसकी वृद्धि को देखेंगे कि इसमें कुछ जो है कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसमें जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उसको हम नोट करेंगे कि जड़ या मूल जो है, रूट जो है, उसके निकलने में और नए पौधे में कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ये एक स्ट्रक्चर है, नया पार्ट कौन सा निकल रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए ये पर्व संधि दिखाई गई है, पर्व संधि यहीं पे नोड होती है। ठीक है, यहीं से ही लीव्स निकलती हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है ये नोड है, ये नोड है, और ये बीच का पोर्शन है ये इंटरनोड कहलाता है। ठीक है, तो पर्व संधि देखा और अक्ष से जुड़ी जो कलिका है वो भी दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे इनकी जो मेन एक्सिस है वहां से एक जो कली निकल रही है वो दिखाई गई है। ठीक है, तो ये किसका था, गुलाब के तने की एक कलम थी जिससे ये जनन की जो प्रोसेस है वो दिखाई गई है। पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे, क्योंकि सबसे पहले तो प्लांट नीचे रूट निकल रही होगी, थोड़ी बहुत उसमें डेवलपमेंट हो रहा होगा, और ऊपर जो है लीव्स निकल रही होंगी। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इस क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में, मतलब ये हमें करना कैसे है, क्रियाकलाप को जल से भरा हुआ पात्र लेना है, उसमें मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और उनके प्रेक्षणों को नोट किए। एक बार हमने क्या किया, गुलाब का पौधा लिया, ठीक है, उसको नोट से कट करके उसको मिट्टी में दबा दिया, पानी लगातार देते रहे और उसके बाद उसमें जो चेंजेस आए उसको हम नोट करते रहे। ठीक है, उसको देखते रहे और फिर हमने इसमें देखा कि कैसे पर्वसंधि में जो है मतलब कलिकाएं निकल रही हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि यही जो मेथड है ये हम मनी प्लांट के साथ करें और मनी प्लांट के पौधे को हम पानी में रखेंगे। ठीक है, और फिर जो भी प्रेक्षण हमें प्राप्त होगा वो हम इसको नोट डाउन करेंगे। आपने पुष्प कलिकाओं को मतलब पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा है। तो जो कलियां होती हैं, ठीक है, उनसे हमने पुष्प को खिलते हुए देखा है। तो ये जो पुष्प कलिकाओं सॉरी, तो यानी कि हम कह सकते हैं फ्लावर बड्स जो होती हैं उनके अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष,
पत्ती की पर्व संधि के जुड़ाव बिंदु, यानी कि पर्व संधि जो होती है नोट से जो पत्ती का पोर्शन जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पत्तियों के कक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लावर बड्स होती हैं उनके अतिरिक्त पत्तियों का जो कक्ष होता है उसमें भी कलिकाएं यानी मुकुल या बडिंग होती रहती हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से होती हैं। ये जो कलिकाएं होती हैं ये प्रारोहों जो अंकुर होते हैं, ठीक है, शूट्स जो होते हैं, जहाँ से शूट वाला पोर्शन होता है, जहाँ से मतलब हम ये कह सकते हैं ये वाला अगर पोर्शन है, ठीक है, इसके नीचे रूट निकल रही है, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी पोर्शन होगा वो पूरा शूट का कहलाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला हिस्सा वो जो है शूट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमने ये समझा कि ये जो कलिकाएं, ये जो बड्स थी वो प्रारोहों अंकुरों के रूप में यानी शूट्स के रूप में विकसित होती हैं ऊपर की ओर, और कायिक कलिकाएं ये कहलाती हैं। ठीक है, इन कलिकाओं को हम क्या कहते हैं, कायिक कलिकाएं कहलाते हैं, यानी कि वेजिटेटिव ये बड्स कहलाएंगी। अब क्या है, कली में एक छोटा तना होता है। कली जो होती है इसमें एक छोटा सा तना भी निकला रहता है, जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां मतलब यहाँ पे अपरिपक्व पत्तियां जो होती हैं इमेच्योर, वो जो है इसमें निकली रहती हैं। कली में एक छोटा सा तना होता है, उसके चारों ओर ये निकली रहती है। यहाँ पे आलू के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, आलू में जैसे आँख निकली हुई है, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि जो आलू में आँख होता है वो भी वेजिटेटिव जो है प्रोपगेशन में ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब वो जो कलियां छोटी सी निकली हुई हैं, ठीक है, जो नए पौधे में छोटी कलियां निकल रही थी, उसमें थोड़ा सा जो है स्टेम मतलब कि शूट जैसा स्ट्रक्चर भी इसमें था, और उसमें जो बड्स निकली हुई थी उसकी साइड साइड में थोड़ी सी लीव्स निकली हुई थी, लीव्स से वो कवर थी। तो यही जो लीव्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, ओवरलैप्ड होती हैं। कायिक कलिकाएं जो होती हैं वो भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो ये जो कायिक कलिकाएं हम लोग ने पढ़ी कि नोट से जो कायिक कलिकाएं निकलती हैं और जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, उनकी जो पत्तियों की जो अक्ष होती है, ठीक है, वो उस पोर्शन पे भी कई सारी बड्स निकलती हैं, तो उनसे भी नया प्लांट जो है उग सकता है, और जो ये नोड वाला जो पोर्शन था वहाँ से भी उग सकता है। ठीक है, अब एक और क्रियाकलाप जो है करें, उसमें भी हम और ज़्यादा ये जो अभी हमने आलू का देखा था कि आलू में जो आइज़ निकल रही थी वो भी उसके द्वारा भी कायिक जो है जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें कैसे होता है उसे देखते हैं। हमें इसके लिए क्या करना है, एक ताज़ा आलू लेना है, आवर्धक लेंस लेना है, ठीक है, एक जो है आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखना है। मतलब इसमें जो डॉट्स इसमें पड़े हुए हैं, आइज जैसे शेप्स बनाए हुए हैं, उनको हमें देखना है। ठीक है, और उस आवर्धक लेंस की सहायता से आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई देती हैं, इनमें भी हमें कुछ बड्स दिखाई देंगी। छत चिन्ह जो होते हैं उनको हम आँख कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, आइज कहते हैं, जो पोटैटोज में निकली रहती हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो, यानी कि वो पोर्शन हमें आलू का कट करना है जिसमें से जो है मतलब कि उसमें जो है आँख वाला पोर्शन उसका ज़रूर हो। अब उस पोर्शन को हमें क्या करना है, मिट्टी में हमें दबा देना है। उस स्थान पर कुछ दिनों तक के पानी डालते रहना है जहाँ पे हम जो है उसको दबाएंगे, जहाँ अपने आलू के टुकड़ों को दबाया। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद करके निकाल लीजिए। आप क्या देखेंगे, तो मतलब कि जब हम खोद के निकालेंगे तो ऑलरेडी उसमें बड्स निकल रही थी, तो उसमें रूट और शूट सब कुछ निकलने लग जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इस प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जिस तरीके से आइज हमने पोटैटो में देखी, उसी तरीके से यहाँ पे अदरक दिखाया गया। अदरक में भी उसी तरीके से यहाँ पे चिन्ह उसके रहते हैं जहाँ से नए प्लांट निकलने के चांसेस रहते हैं। और अगर हम उन्हें कट करके जो है मिट्टी में दबा दें तो इस तरीके से उसमें रूट निकल आएंगे और ऊपर की तरफ एक नया प्लांट निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये अदरक का टुकड़े का दिखाया गया था कि इसमें नए पादप कैसे अंकुरित हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं, इसकी पत्ती के किनारों में किनारे के जो गर्त होते हैं, इसमें गड्ढे जो होते हैं, उनमें कलिकाएं होती हैं। तो ब्रायोफिलम एक बड़ी सी, मतलब ब्रायोफिलम का जो प्लांट होता है इसमें बड़ी सी लीव्स होती हैं। ठीक है, इनमें लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव मतलब कि प्रोपगेशन ही कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें लीव्स के द्वारा होता है। और इसमें होता क्या है कि इनके जो किनारे होते हैं पत्तियों के, उनमें गड्ढे पाए जाते हैं। उन गड्ढों में कलिकाएं निकलती हैं, बड्स निकलती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, यानी कि इस प्लांट की जो पत्ती है, क्योंकि ये जो बड्स होती हैं वो तभी निकलेंगे, नया प्लांट तभी निकलेगा जब उनको एक जो है फेवरेबल कंडीशन उनको मिल जाएगी, अनुकूलित परिस्थिति जैसे ही मिलेगी, वो तुरंत जो है वो मतलब कि बड्स निकलने लग जाएंगे, अंकुरित होने लग जाएगी। तो इनके लिए, ब्रायोफिलम के लिए क्या अनुकूलन होता है, इनके लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं, इस पादप की पत्ती जो होती है वो आर्द्र मृदा, ह्यूमिड जो मृदा होती है मिट्टी, उस पर अगर ये गिर जाए तो प्रत्येक कलिका, जितनी भी इनमें जो है गड्ढों में कलिकाएं निकल रही हैं, सब में मुकुल बड्स निकल आएंगे। ठीक है, पादप को जन्म देंगी। सारी जितनी भी बड्स गड्ढों में जो गर्त में निकली हुई थी, उन सब से एक नया प्लांट निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद
ब्रायोफिल्म के बारे में हमने देखा, अदरक के बारे में देखा, और उसके बाद जो है आलू में भी हमने देखा, और फिर हम लोग ने जो है नोट्स के द्वारा जो है गुलाब वगैरह में हो रहा था, ठीक है, नोट्स को कट के कलम वाली प्रोसेस जो है इसे भी हमने देखी। इसके बाद कुछ पादपों की जड़ें यानी कि उनकी जो मूल होती हैं, रूट, उनमें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जो जड़ होती है वो भी नए पादप को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि शकरकंद और जो डालिया यानी कि डहेलिया जो होती हैं, इसकी रूट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे मतलब कि कौन से पादप हैं जिनकी जड़ों के द्वारा नए पौधे जो है उगते हैं, तो उनमें शकरकंद आ जाएगी और डहेलिया आ जाएगी। ठीक है, शकरकंद हम लोग जानते हैं ये एक जो है मतलब कि ऐसे शकरकंद जो होता है ये एक जो एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती है, तो अपस्थानिक जड़ का जो एक रूपांतरण होता है ना शकरकंद, वो होता है। ठीक है, इसी में ही तो ये रूट ही का एक शेप है जिसको खाया जाता है, इसमें फूड स्टोरेज होता है। तो ये जो शकरकंद है उसके द्वारा भी यानी रूट के द्वारा भी नए प्लांट उग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी हमने ब्रायोफिल्म के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे ये ब्रायोफिल्म की लीव्स को दिखाया गया कि कैसे उनके जो पत्तियों के किनारों में जो बड्स निकली हुई थी उनसे कैसे नया प्लांट निकल रहा था। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैक्टस। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग अलग होकर के सेपरेट होकर के विलग्न हो जाते हैं, वो नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग, प्रत्येक जो है सेपरेट हुआ जो भाग होता है वो नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। तो कैक्टस में मेनली हम ये कह सकते हैं कि उनके वो भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं वो नए पौधे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे बूझो कुछ जानना चाहता है, उन्हें भी देख लेते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है, यानी कि जो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हुआ है, क्या इसका कोई फायदा है, कोई बेनिफिट है, तो उसे भी देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए ये जो कायिक प्रवर्धन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा पादप जो होते हैं वो कम समय में उगाए जाते हैं। ठीक है, बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। मतलब कहने का है कि बीजों से जो पौधे उगते हैं, पहले बीज अंकुरित होंगे, उसके बाद उनसे रूट निकलेगा, फिर शूट निकलेगा, फिर उसके बाद एक नया प्लांट बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि उनके अंकुरित होने के लिए भी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वही बताया गया है कि बीजों के द्वारा जो प्लांट उगाए जाते हैं उनसे ज़्यादा तेजी से जो है ये कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा प्लांट्स को उगाया भी जा सकता है। उनमें फ्लावर्स भी आ जाएंगे, फ्रूट भी आएंगे कम अवधि के अंदर। ठीक है, नए पादप जनक पादप जो होते हैं उनकी यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। मतलब यहाँ पे हम यही कह सकते हैं, अभी जैसे कहा नहीं था कि जो जनन की जो प्रक्रिया होती है उनमें मेनली अपने ही जैसे संतानों का पैदा करना होता है, तो प्लांट्स में भी तो सिमिलर ही यही होता है कि नए पादप जो होते हैं वो जो जनक पादप होंगे, यानी कि जो है मेन जो प्लांट है उसी की ही यथार्थ, उसी की ही एक फोटोकॉपी होती है। ठीक है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। और चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो है कायिक प्रवर्धन होता है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो एकदम बिल्कुल भी कोई चेंजेस होते ही नहीं है। इनमें मेनली जो नया प्लांट उगेगा वो बिल्कुल अपने जो पुराना जो मेन प्लांट है उसी की जैसा ही होगा, एकदम उसकी फोटोकॉपी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही पार्ट, खाली एक ही पोर्शन ही इसमें जो है सम्मिलित होता है, तो चेंज का कोई फायदा ही नहीं है। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन, क्योंकि हम लोग ने अभी जो है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसके विपरीत लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी जनक के दोनों गुण होते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मतलब कि आगे हम लोग इसमें जो स्टेप पढ़ेंगे वो हमारा होगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली मेल और फीमेल दोनों ही जनक जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और इनके द्वारा जो नया जो प्लांट होगा, नया प्लांट जो पैदा होगा वो बीजों के द्वारा उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारी है मुकुलन। मुकुलन जो होता है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पोर्शन है। ठीक है, जिसे हम बडिंग कहते हैं मुकुलन में। अब मुकुलन में क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। इसमें है, आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अथवा जनन करने लगते हैं। मतलब कहने का है कि यीस्ट जो है अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए सिर्फ उन्हें कुछ ही घंटे की ज़रूरत होती है, अगर उनको सही तरीके से उनको जो है पोषक पदार्थ उनको मिल जाए। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका एक कोशिकीय जीव है, यानी कि यीस्ट जो है वो कैसे जीव है, वो एक कोशिकीय जीव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है कि यीस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं, यीस्ट जो होते हैं वो जनन कैसे करते हैं, उसे हमें देखना है।
तो यीस्ट कैसे जनन करते हैं, इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा करेंगे, और ये जो क्रियाकलाप है वो हम शिक्षकों के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाएगा उसके आधार पर करेंगे कि वहाँ पे जो है शिक्षक अपनी निगरानी में लेकर के जाएं और ये सारी चीज़ें दिखाएं। तो देखिए, बेकरी में यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। मतलब हमें क्या करना है कि हमें अगर यीस्ट का जनन देखना है तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, बेकरी से या फिर किसी जो है केमिस्ट की दुकान से हम यीस्ट पाउडर खरीद लेंगे। चुटकी भर यीस्ट ले करके इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो, और इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल करके उसे जल में घोल दें। इसके बाद हमें क्या करना है, अब उस पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में, कमरे का जो गर्म भाग होगा वहां पे इसे रख दें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर 1 घंटा हम उसको छोड़ दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिक्विड है जिसमें हमने शक्कर डाल रखी है उसमें उसकी एक बूंद को कांच की स्लाइड्स जो होती हैं उस पर रख करके सूक्ष्मदर्शी में देखें। तो आपको क्या दिखाई देता है, आप कई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। मतलब हमने जो है एक चुटकी भर, सिर्फ चुटकी भर हमने क्या किया कि जो है यीस्ट पाउडर डाला, ठीक है, जिसमें यीस्ट की कोशिकाएं तो होंगी। उसके बाद उसमें हमने वाटर डाला और हमने शक्कर डाल दी, ठीक है, और वाटर हमने इतना डाला कि मतलब जितना भी लेवल हमने डाला होगा। उसके बाद हमने ये देखा कि जब हमने उसको जो है एक बूंद उठा करके जो है हमने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो जितने एक बूंद में इतनी तादाद थी कि जितनी उनकी एक चुटकी की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमने यही देखा कि यीस्ट कोशिकाएं जो है वो कैसे अपना कितनी तेज़ी से, वो भी 1 घंटे के अंदर ये सारा जनन हुआ था, तो कितनी तेज़ी से उन्होंने अपनी जनरेशन को बढ़ाया। आगे है, यीस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। बडिंग के द्वारा जो है यीस्ट जो होती हैं उनमें जो है जनन होता है। इसमें मेन जो है पार्ट होता है, यहाँ पे यीस्ट कोशिका होती है। यीस्ट कोशिका के बॉडी से ही मेन जो है मदर जो बॉडी होती है उसी से ही जो है उसका जो बड होता है वो बाहर निकलता है, तो विकसित होता है, उसी का ही पोर्शन बाहर निकल आता है। यहाँ पे ये धीरे धीरे करके फिर ये कई सारे, ये नवीन मुकुल दिखाया गया बट फिर ये कई सारी जो है बडिंग की पूरी एक श्रृंखला बन जाती है। उसके बाद फिर ये टूट टूट करके अलग हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बडिंग के द्वारा जो है मतलब कि जनन हो रहा है और इसके द्वारा जो संतान बन रही हैं वो एकदम अपनी जो पेरेंट सेल होती है उसकी एकदम जो है फोटोकॉपी होती है, ठीक है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा जो प्रवर्ध होता है, यानी मुकुल या बड जो होती है या कली जो होती है वो कहलाती है, ठीक है। तो जो छोटा सा पार्ट जो बल्ब की शेप में बाहर निकल रहा है वो एक जो है बड कहलाता है या वो कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। अब ये जो मुकुल होता है ये फिर आगे जाकर के ये वृद्धि करता जाता है और जो पर्याप्त इसकी वृद्धि हो जाती है फिर ये जो पेरेंट सेल होती है उससे अलग हो जाता है, ठीक है, और फिर एक नई और जो है मतलब मेच्योर जो यीस्ट कोशिका होती है उसे बना देती है। फिर वो जो है जनन करने लग जाती है। नई यीस्ट कोशिका जो होती है वो विकसित हो जाती है, उसके बाद परिपक्व हो जाती, मैच्योर हो जाती और फिर वो नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। तो यानी कि वो जो बड, ठीक है, जो है पेरेंट सेल में थी वो मैच्योर होकर के जब वो मतलब विकसित हो गई, इतनी विकसित हो गई कि अब वो पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी। पेरेंट सेल से अलग होने के बाद फिर वो तब तक के अलग हो गई, उसके बाद मैच्योरेशन की कंडीशन तक के पहुंचने के बाद फिर वो खुद भी जनन करने लग गई, ठीक है। तो ये जो है यीस्ट की तादाद इसी तरीके से बढ़ती है। कभी कभी नवीन जो मुकुल से एक नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये अलग भी नहीं होते, जैसे अभी हमने यीस्ट में स्ट्रक्चर में देखा था कि बड जो होते हैं वो पेरेंट सेल से अलग भी नहीं होते हैं, वो नए जो है बड निकले हैं और उनसे नए बड निकलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने देखा, यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं और यीस्ट कोशिकाओं के बनने के लिए जो है मेनली उनके लिए पर्याप्त पोषक पदार्थ होगा, तभी उनका जनरेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा जो है उनको पोषक पदार्थ मिलता जाएगा उतने ज़्यादा वो तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वो है खंडन। खंडन में यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हमें देखना है कि फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा है। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी में पानी के जो अन्य जलाशय हैं उनमें हरे रंग के औपंकी गुच्छे होते हैं जिन्हें स्लिमी ग्रीन बोलते हैं, ठीक है। ये फिसलनदार, मतलब कि अभी पता चलेगा ये फिसलनदार क्या है, उनकी तरह ये तैरते रहते हैं, ठीक है। ये जो औपंकी होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो इन्हें आपने देखा होगा अक्सर करके, जो तालाब और जो ठहरा हुआ पानी होता है उनमें अक्सर करके आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि इसका स्पाइरोगैरा का है जो कि एक शैवॉल है। तो हम कह सकते हैं ये जो पंखी जो हम लोग ने अभी देखे थे, ठीक है, वो हैं क्या, वो शैवॉल कहलाते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर के जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें ग्रीन कलर के जो काई जैसे उनकी स्ट्रक्चर, उनकी तादाद बढ़ती जाती है, कवरिंग करते रहते हैं ठहरे पानी में या फिर ऐसी दीवारों पर जहाँ पे नमी हमेशा बनी रहती है, ठीक है, वहाँ हमें
ये देखने को मिलता है। फिसलनदार क्या, क्योंकि हम लोग ने अक्सर करके इसको जो है ऑब्जर्व भी किया होगा, जिस जगह काई निकलती है वहाँ पे कितनी फिसलन होती है, ठीक है, इसलिए जो है वो उनका एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे स्पाइरोगारा के बारे में देखा। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। शैवालों का जो है ग्रोथ होती है वो तब होती है जब जल और पोषक तत्व में ये मतलब कि पोषक तत्व की भी अधिकता हो और जल भी उपलब्ध हो, तब शैवाल जो होंगे वो वृद्धि करेंगे। और तेजी से खंडन द्वारा ये भी जो है फ्रेगमेंटेशन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हम एक बार देख लें स्पाइरोगारा में कैसी हो रही है। देखिए एक बड़ा सा स्पाइरोगारा का स्ट्रक्चर है और इसमें जब इनको प्रॉपर तरीके से जो है इनको पोषक पदार्थ और जल वगैरह सब कुछ मिलेगा तो ये बीच में से ब्रेक होते चले जाएंगे। तो ब्रेक होने के बाद ये 2 पार्ट में टूट गए, फिर इसी में ही जो है वो ग्रोथ करेंगे, फिर आपस में टूट जाएंगे। तो इस तरीके से टूट टूट करके हर एक पोर्शन अपनी जैसे पहला वाला स्ट्रक्चर है इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये था कि खंडन द्वारा गुणन इनका होता रहता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो है इनका जो है डेवलपमेंट होता रहता है, इनकी संख्या बढ़ती रहती है। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं, ठीक है। ये जो खंड होते हैं इनके ये जो टुकड़े होते हैं वो नए जीवों में वृद्धि करते हैं। अब ये अलग अलग टुकड़े फिर से जो पहला वाला जो टुकड़ा था उतने ही बड़े बड़े जो है टुकड़ों में ये जो है मतलब कि बढ़ जाते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ये जो प्रक्रम होता है वो निरंतर लगातार चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल जो होते हैं वो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने एक जो है यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी हम देख सकते हैं अक्सर करके क्या होता है कि जैसे बारिश हुई, ठीक है, बारिश में क्या होता है कि रास्ते में नाली वगैरह का पानी भी वहीं पे जा रहा है, कभी कभी कपड़े सर्फ वगैरह, मतलब कहने का है टोटल जो हमारे घर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो सारा रोड पे या किसी गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे डिटर्जेंट और जितने भी जो पदार्थ हैं वो सारे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनको सॉल्ट की मात्रा भी ज़्यादा मिले, उनको पानी भी मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश बहुत कम मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध हो रहा है, तो ऐसी जगह पे जो शैवाल होते हैं या अवंकी जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो यही यूट्रोफिकेशन की भी प्रोसेस होती है और वो वहाँ पे ग्रोथ करके मतलब कुछ ही समय में ही वो पूरा तालाब जो होता है जिसे हम दलदल जैसा शेप कह सकते हैं, तो पूरा ग्रीन ग्रीन इसमें पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो है गुणन होता है जो हम लोग ने देखा, ठीक है। तो यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा, वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है। अब आगे है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण की जो यहाँ पे प्रोसेस है इसके द्वारा भी, स्पोर्स के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो कैसे होता है उसे भी देख लें एक बार। अध्याय 1 में आपने पढ़ा होगा कि जो डबल रोटी होती है, ठीक है, उसमें वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उगाते हैं। वायु में उपस्थित बीजाणु स्पोर्स वायु में उपस्थित होते हैं, उनसे जो है कवक फफूंद जो होते हैं वो उगाते हैं। तो क्रियाकलाप को हम फिर से एक बार दोहरा के देखें। इसमें देखिए हमें क्या करना है, डबल रोटी पर रुई के जाल के बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते हैं। जब वो एकदम मेच्योर्ड हो जाते हैं और वो मतलब कि इनमें बीजाणु जो होते हैं वो फूट करके बाहर निकलते हैं, ठीक है। इनमें इतना जो है जिस सेल में बीजाणुधानी जो होती है उसमें जो ये उपस्थित होते हैं तो ये फूट करके निकलते हैं, तो जिसकी वजह से वो वायु में जा करके और तैरने लग जाते हैं। उसके बाद वो पदार्थों पर अक्सर करके पड़ते रहते हैं और जहाँ पे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है बस वहाँ पे ये स्पोर जो होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, चूंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर तादाद में जो है ये वायु में उपस्थित रह सकते हैं, लंबी दूरी मतलब कई जगहों तक ये पहुंच सकते हैं। अब ये जो बीजाणु होते हैं ये भी अलैंगिक जनन ही करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी एक पोर्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कलम के द्वारा पढ़ा था, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमने कायिक प्रवर्धन के द्वारा पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा पढ़ा, फिर हमने मुकुलन बडिंग के द्वारा भी पढ़ा, उसके बाद फिर हमने फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी पढ़ा और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पोर्स के द्वारा भी हम लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी टाइप्स है जिसे भी हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है कि बीजाणु जो है वो भी अलैंगिक जनन ही करते हैं। स्पोर्स जो होते हैं, प्रत्येक बीजाणु जो होता है वो उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, यानी कि ये इनकी जो है स्थिति है जिसमें ये हाई टेम्परेचर और निम्न आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो एकदम लो होनी चाहिए, जैसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो होती हैं इनमें। आगे इसको डिस्कस करने से पहले इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लें। तो देखिए ये पूरा जो है जो कवक होता है उसका फफूंद का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया कि इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे कवक जाल दिया गया है जिसे हम हाइफा कहते हैं। ये पूरा जो है कवक जाल, इसी के द्वारा ही ये जो है किसी भी डबल रोटी या किसी भी पदार्थ से चिपके रहते हैं, जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कवक जाल हो गया। यहाँ पे बीजाणु धानी जिसे जो है स्पोरेंजियम बोलते हैं, इसी में ही सारे बीजाणु उपस्थित रहते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है बीजाणु मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनकी तादाद बढ़ जाती है तो ये फूट जाती है, रैप्चर जब हो जाती है तो इस तरीके से जो है बीजाणु बाहर निकल आते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। तो ये पूरा जो है जो कवक यानी फफूंद जो था उसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि प्रत्येक बीजाणु को जो है उनकी प्रतिकूल परिस्थितियाँ दी गई हैं, उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, तो उसमें जो है इनका क्या कंडीशन आएगी कि ये उग सकते हैं आगे।
तो इनको झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है। ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं कि उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, इसको झेलने के लिए इनमें कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ये ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तभी तो कहा कि इनको फेवरेबल अनुकूलन जैसे ही मतलब अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही मिलेंगी तुरंत ये अंकुरित हो जाते हैं, और उससे पहले प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इनके ऊपर आवरण रहता है जिससे ये सुरक्षित रहते हैं और ये हवा में टहलते रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन जो होता है वो बीजाणुओं द्वारा होता है, लेकिन ये फफूंद नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्लांट के ही लोअर प्लांट ये कहलाते हैं, मॉस और फर्न। लेकिन इनमें जो जनन होता है वो भी कैसा होता है, बीजाणुओं के द्वारा ही जनन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर वो है फर्न का। फर्न की लीव्स के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे बीजाणुधानी मतलब कि इनका बीजाणुधानी का पूरा एक पुंज है। ठीक है, वो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, पूरा एक स्ट्रक्चर पूरा दिखाया गया है। ठीक है, स्पोरेंजियम का लीव्स के नीचे होता है, स्पोर्स इसके उपस्थित होते हैं फर्न में। ठीक, तो ये हो गया बीजाणुओं के द्वारा हो गया जनन कैसे होता है। अब जो मेरा हम लोग का जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं पादप के जनन अंग होते हैं। इनमें पुंकेसर होता है वो नर जनन अंग होता है, एंड्रोशियम जो होता है वो नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो स्त्री केसर यानी कि गाइनोशियम जो होता है वो मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा भी देखेंगे। तो क्रियाकलाप 12.4 में क्या है, हमें क्या लेना है, सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक करिए। मतलब हमें क्या लेना है कि सरसों का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं, इनमें जितने भी एग्जाम्पल दिए इनमें से किसी एक का ले लें। उसके बाद इनके जितने भी जो है अंग हैं पुष्प के सबको अलग कर लें। ठीक है, और उनके जनन अंग जो है उनको अलग कर लें। पुंकेसर और स्त्री केसर जो होंगे, एंडोशियम और गायनोशियम, उनके विभिन्न भागों का अध्ययन करें। अब जो एंडोशियम गायनोशियम है उनके भी तो कई सारे पोर्शन होंगे, तो उनका हमें अध्ययन करना है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर हो अथवा केवल स्त्री केसर हो, यानी कि ऐसे फ्लावर जिनमें केवल या तो जो है एंड्रोशियम हो या फिर केवल गायनोशियम हो। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उनको एक लिंगी पुष्प, यूनिसेलुलर यहाँ पे एक लिंगी जो है पुष्प उनको बोला गया है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिन जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, दोनों ही अगर उपस्थित हैं तो ऐसे जो पादप होते हैं उनमें वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। जैसे कि अब बाइसेक्सुअल में यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मक्का, पपीता और ककड़ी, ये एक लिंगी पुष्प के, ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर करके जो है इनका एग्जाम्पल करके क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि एक लिंगी पुष्प जो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उनमें उनकी एग्जाम्पल बताइए। तो उनके एग्जाम्पल में यहाँ पे मक्का है, पपीता है, ककड़ी है, खीरा है। ठीक है, और फिर जबकि जो सरसों, गुलाब और पिटूनिया जैसे पौधे हैं वो जो है बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी पुष्प होते हैं। देखिए एनसीईआरटी की एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से और अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी को, तो ये याद रखिए कि एनसीईआरटी एक रेफरेंस है। ठीक है, मतलब कि ये पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, पूरा अच्छे से इसमें खुलासा नहीं दिया गया है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसमें पूरी मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से जब भी क्वेश्चन बनता है तो पूरा पूरा उठा करके पूरी लाइन कभी कभी दे दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए हर एक पोर्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जो स्पेशल और अलग से लग रहा है मतलब कि एक स्टोरी के अलावा, तो वो समझ लीजिए क्वेश्चन की दृष्टि से कभी ना कभी पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन हमने बताई एक लिंगी पुष्प और जो है द्विलिंगी पुष्प में, ये जो है इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं। अब जो हम लोग ने जो है एंड्रोशियम और गायनोशियम का जो हमने पढ़ा था उसका एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे पुंकेसर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। पुंकेसर में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, दो ही पोर्शन होते हैं पुंकेसर के, एंड्रोशियम के। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको परागकोश बोलते हैं। ठीक है, एंथर बोलते हैं, और इसका ये जो डंडी है इसको हम पुतंतु यानी फिलामेंट बोलते हैं। तो दो ही पोर्शन होते हैं, एक जो है एंथर होता है और फिलामेंट होता है। ये पुंकेसर का हो गया। अब आती है स्त्री केसर यानी गायनोशियम। गायनोशियम में ये वर्तिकाग्र होता है जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। वर्तिका जो लंबी सी जो है इसमें डंडी टाइप की होती है, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अंडाशय यानी ओवरी बोलते हैं। यहाँ पे ओवरी को कट करके भी दिखाया गया, इसका वर्टिकल पोर्शन दिखाया गया है कि ओवरी जो है उसके अंदर बीजांड किस तरीके से, बीजांड यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है, ये भी दिखाया गया है। ठीक है, तो ये स्त्री केसर हो गया, दोनों जनन अंग हम लोग ने देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी। यानी यहाँ पे कहा गया है कि ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, यानी कि मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स में, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं, एक ही दोनों अलग अलग फ्लावर एक ही प्लांट में भी मौजूद हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों अलग अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट में भी मौजूद हो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है।
क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? हमने अभी डिस्कस किया और हमने देखा भी कि कैसे जो एंड्रोशियम है उसमें परागकोश कैसा होता है, उसका तंतु यानी कि फिलामेंट कैसा होता है। परागकोश में परागकण होते हैं जो कि नर युग्मकों को बनाते हैं। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। एंथर मतलब कि इसके अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, परागकोश के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण। यही परागकण जो होते हैं वो नर युग्मकों को जो है बनाने का काम करते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल जाइगोट, इनको बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब है स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 पोर्शन हम लोग ने डिस्कस किए थे। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ओव्यूल वाला जो पोर्शन है वो एक या एक से कई ज़्यादा उसकी जो है उसकी काट को भी देखा था। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है, यानी कि जो मेनली ओव्यूल है, ठीक है, उसका निर्माण किस में हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। और जो है यहाँ पे जो परागकण है, पॉलन ग्रेन्स जो है, उनका निर्माण किस में हो रहा है? परागकोश में हो रहा है। ठीक है, एंथर में हो रहा है। तो ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद है लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन को हम युग्मनज कहते हैं। मतलब कहने का है लैंगिक जनन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें नर और मादा, मेल और फीमेल, दोनों ही के जो युग्मक होते हैं, दोनों ही के जो पार्ट होंगे, उनके युग्मन से, उनके जुड़ने से, उनकी कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो मेल फीमेल जो पार्ट होते हैं, इनके युग्मकों के मिलने पर, यानी कि इनके युग्मक में फीमेल का जो है ओव्यूल मिलेगा। ठीक है, और जो मेल है उनका जो है वो है पॉलन ग्रेन। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से इनकी जो है जनन की जो प्रक्रिया होगी, उसके द्वारा जाइगोट बनता है, युग्मनज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बूझो जानना चाहता है कि परागकण जो होता है उसमें उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस हो रही है उसमें कि जो परागकण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो कि नर युग्मक में उपस्थित होते हैं, वो किस तरीके से ओवरी में यानी बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक जो ओव्यूल होते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो किस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं परागण, यानी कि पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है? सामान्यतः परागकण जो होते हैं, परागकण जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, उनमें दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से स्पोर्ट्स में होता है उसी तरीके से परागकण जो होते हैं उनमें भी होता है, जो उन्हें सूखने से बचाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है, क्वेश्चंस में अक्सर करके पूछी जाती है कि जो परागकण होते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनमें वो जो है सूखने से कैसे बचते हैं। तो उनमें जो सुरक्षात्मक आवरण जो पाया जाता है वो उन्हें सूखने से बचाता है, क्योंकि परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, अतः वे वायु अथवा जल द्वारा बहा करके ले जाए जा सकते हैं। तो पुष्पों पर बैठने वाले जो कीट होते हैं उनके शरीर पर परागकण कभी कभी चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर उड़ करके जब जाते हैं तो वहां जाकर के जब ये बैठते हैं तो जो पुष्प का वर्तिकाग्र होता है उस पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। तो जैसे कि जो कीट वगैरह जो होते हैं वो प्लांट से टच में होकर के जाते हैं, तो उनके पैरों में ये जो है पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है, परागकण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो किसी जो है सेम पुष्प के पर जाकर के जब बैठते हैं, उसी के ही जैसे पुष्प पे कहीं और जगह, तो वहाँ जाकर के ये जो परागकण जो होते हैं उनकी जो वर्तिकाग्र होते हैं, यानी कि उनकी जो स्टिग्मा होती है, मेल जो पोर्शन स्त्री केसर जो होता है, उस पर कुछ परागकण जो होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले एक बार ये देख लें कि बूझो क्या जानना चाह रहे हैं। बूझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं? क्या ऐसा कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है? ये इनका क्वेश्चन है, तो इन्हें आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे जो जनन की जो प्रक्रिया है उसको अच्छे से पूरा क्लियर कर लें। तो क्या हुआ कि ये जो परागकण है, पॉलन ग्रेन्स हैं, वो जो है उन जो अदर प्लांट है, मतलब उन्हीं की ही प्रजाति के, उनके ऊपर उनके जो वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, उस पर गिर जाते हैं। अब परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एक परागण की, कि पॉलिनेशन में होता क्या है, परागकणों का यानी पॉलन ग्रेन्स का परागकोश, यानी कि जहाँ पे जिसके अंदर ये रहते हैं एंथर में, ठीक है, वहाँ से पुष्प के जो फीमेल पार्ट होता है, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है यानी स्टाइल, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो उसके वर्तिकाग्र ये वाला पोर्शन होता है ना इसके, तो इसके ऊपर आ करके इनका गिरना, वही उनका स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहा है, यानी कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी में ही मेल और फीमेल दोनों ही पोर्शन होगा, तो जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उसी जो है मतलब कि फ्लावर्स के जो वर्तिकाग्र होता है, स्टाइल जो होता है, उसके ऊपर गिर रहा है। तो इस तरीके का पॉलिनेशन जो होता है वो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन इसे कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिनेशन की, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये इसका मेल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा प्लांट जिसका जो है परागकोश, यानी कि हम लोग ने क्या देखा था कि एंथर के अंदर, ये एंथर ही परागकोश है, इनके अंदर क्या होंगे, परागकण होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जो है उड़ करके कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे दिखाया गया है ये पॉलन ग्रेन्स उड़ करके कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, यानी कि जो फीमेल पार्ट है उसके स्टाइल पर जा रहे हैं, सॉरी स्टिग्मा पर जा रहे हैं। स्टिग्मा पर जा करके चिपक जाएंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होगी वही जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक कि पहुँचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये जो एक ही प्लांट में अगर हो रहा है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर अलग अलग प्लांट्स में हो रहा है तो ये जो है मतलब कि पर परागण इसको कहा जाता है, जो अलग जो है प्लांट जो होते हैं उनमें होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही दोनों ही प्रोसेस दिखाई गई है सेल्फ पॉलिनेशन की। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो दोनों ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पुष्प के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी के ही वर्तिकाग्र पर अगर गिर रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, और अगर पुष्प के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसी और प्लांट के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है निषेचन। निषेचन जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब फर्टिलाइजेशन जो है ये आगे की प्रोसेस होगी। इसमें देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन तो हमने देख लिया कि मतलब मेल और फीमेल जो पार्ट थे, गैमेट्स जो थे, उनको उनकी जगह पे पहुँचा दिया गया। अब आगे की जो प्रोसेस है जाइगोट बनने की, वो क्या होती है, नर तथा मादा युग्मकों के जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनके युग्मन, उनके संयोजन से, ठीक है, उनके द्वारा बनी जो कोशिका जिसे हम युग्मनज कहते हैं यानी कि जाइगोट कहते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का, उनके जो कॉम्बिनेशन का, संयोजन का जो प्रक्रम है वही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो निषेचन की अगर डिफिनेशन हम देखें तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाने के लिए नर और मादा युग्मक, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनके युग्मन, यानी कहने का है कि उनके जो संयोजन, उनके कॉम्बिनेशन, उनके फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब उनके संयोजन की जो प्रोसेस होती है उसी को ही हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज यानी कि जो यहाँ पे जाइगोट है वही भ्रूण में विकसित हो जाता है। अब भ्रूण क्या होता है, भ्रूण जो होता है वो एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो ही आगे नया जो संतान होगी वो बनेगा, ठीक है। नई जो संतान होगी वो युग्मनज, जब ये मैच्योर होएगा तभी वो एक नई संतान, नया प्लांट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए अंकुरित होता परागकण। अब यहाँ पे ये दिखाएगा कि परागकण जो था पॉलन ग्रेन वो स्टिग्मा तक पहुँच गया, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पहुँच गया। इसके बाद ये अंकुरित कैसे हो रहा है, इसके अंदर से जो लेयर, जो एक नली निकल रही है वो जिसको हम पराग नलिका बोलते हैं, ठीक है। ये जो है, ये पराग नली जो होती है वो अंदर तक की जाती है। ये कहाँ तक की पहुँचेगी, ये पहुँचेगी अंड कोशिका जो होती है, अंड कोशिका यानी कि ओव्यूल की जो फॉर्मेशन होती है, ओवरी के अंदर जो ओवरी की जो प्रोसेस जो है कोशिका होती है ओव्यूल, ठीक है, वहाँ तक की ये जो पॉलन ग्रेन की जो नली है वो यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। और दोनों ही गैमेट, क्योंकि पॉलेंस के अंदर जो मेल गैमेट जो होता है वो पॉलन के अंदर होता है, पॉलन एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर, तो वो इस नली के थ्रू अंदर आएगा और यहाँ पे ओवरी के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल ऑलरेडी मौजूद है। फिर दोनों आपस में मिल करके इनके जो संयोजन की प्रक्रिया होगी तो उसके बाद युग्मनज का यहाँ पे निर्माण होगा, ठीक है। तो यहीं पर ही फिर जाइगोट की बनने की यहाँ पे प्रोसेस होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फल और बीज का विकास। तो ये हो गया निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब फल और बीज कैसे बनते हैं इन्हें देखते हैं। तो देखिए निषेचन के पश्चात यानी फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय। अब फर्टिलाइजेशन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब जो बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो ओवरी यानी अंडाशय जो होता है वो फल में विकसित हो जाता है, और जबकि जो पुष्प होता है, पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं, पुष्प के अन्य भाग में जो करोला और कैलिक्स होते हैं, यानी कि जो उसकी जो है दलपुंज होता है, और जो मतलब कह सकते हैं कि पेटल और सेपल्स जो होती हैं, कलरफुल पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट, ये सब मुरझा करके गिर जाते हैं। और परिपक्व हो जाने पर जो अंडाशय होता है, ओवरी जो होती है, वो फल के रूप में विकसित हो जाता है, और जो बीजांड होता है यानी कि जो पूरी ओवरी होती है बाहर की, ठीक है, वो फल बन जाती है। अंदर का जो पूरा बीजांड होता है, ओव्यूल वाला जो पोर्शन होता है, वो जो है विकसित होकर के बीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं।
तो बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। अब बीज जो होती है उसके अंदर भी एक भ्रूण ऑलरेडी एम्ब्रियो जो होता है वो मौजूद होता है, जो एक सुरक्षात्मक जो कवरिंग होती है उसके अंदर रहता है। जब जैसे हम लोग कोई फल वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद उसके बीज को फेंक देते हैं, फिर ये जो बीज होती हैं वो उनके अंदर ऑलरेडी एम्ब्रियो मौजूद है। फिर वो बीज जो होती हैं वो उनकी जब जो है फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थितियाँ, बस उसमें वो अंकुरित हो जाते हैं। तो यही पूरी प्रोसेस थी फल और बीज का बनना। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। तो यहाँ पे जो है इनकी फलों की भी वैरायटीज़ दी गई हैं, जैसे कि रसीले फल, गूदेदार फल और कठोर फल। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे पूरे प्लांट में मतलब कि पॉलिनेशन, उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका यहाँ पे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, और उसके बाद उनका पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन के बाद फिर उनका जो है फर्टिलाइजेशन पढ़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट और बीज और बीजान यानी कि फल और जो बीजों का निर्माण था वो भी हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हमने जैसे ये यहाँ पे पढ़ा था कि कुछ फ्रूट होते हैं जो गूदेदार होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेब का स्ट्रक्चर दिखाया गया, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका शेप जो होता है वो कड़ा होता है, जैसे बादाम। ठीक है, अब आगे है बीज का प्रकीर्णन, यानी कि बीज के अंदर हमने अभी यह डिस्कस किया था कि बीज के अंदर भी जो है एम्ब्रियो मौजूद होता है। तो इसका प्रकीर्णन कैसे होता है? तो प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि एक ही प्रकार के जो पादप हैं वो अलग अलग स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। मतलब ऐसा कैसे होता है कि अलग अलग स्थानों पर एक ही जैसी प्रजातियां मिल जाती हैं? तो वो बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा ही होता है। ठीक है, बीजों का जो प्रकीर्णन होता है इसमें होता क्या है? इसमें जो उनका जो है स्कैटरिंग होती है, इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको आपके अपने जो वस्त्र हैं उनमें फलों के बीज चिपके हुए दिखाई देंगे। अगर चहलकदमी करें, पेड़ों से हो करके गुजरें जहाँ पे पेड़ बहुत सारे निकले हुए हैं, तो हम देखेंगे कि जो है घर तक पहुँचते पहुँचते हमारे कपड़े जो हैं उनमें कई सारी चीज़ें चिपकी हुई दिखाई देंगी। तो क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्र में कैसे चिपक जाते हैं? तो कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं। अगर मतलब यहाँ पे एक इमेजिनेशन करवा रहे हैं कि अगर किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरे और वहीं पे ही उग जाएं, तो आपके विचार में इस परिस्थिति में होगा क्या? तो यहाँ पे देखिए, पादप के नवोद्भिद नए पौधे जो उगते हैं, क्योंकि वो तो उगेंगे ही, उनको अनुकूल परिस्थिति जैसे ही मिलेगी, तो उनके बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, और इसकी वजह से उनकी जो जनरेशन है उसमें जो है वो कमी आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। जब इस तरीके की प्रतिस्पर्धा रहेगी और भोजन ना मिलेगा, ना ही प्रॉपर रूप में धूप, जो भी उनको जो है एसेंशियल चीज़ें चाहिए होंगी वो नहीं मिलेगा, तो ऐसे में ना तो वो पूरी तरीके से विकसित हो पाएंगे और ना ही उनको मतलब कि डेवलपमेंट जो है नहीं हो पाएगी, और इस तरीके से उनकी प्रजातियाँ भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। प्लांट जो होते हैं इनको बीजों का जब स्कैटरिंग होती है तो इससे काफ़ी लाभ होता है। इसी वजह से उनमें जो है कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर भी बनते हैं, उनमें जो है अनुकूलन होता है कि जिससे उनका जो है उनका प्रकीर्णन हो सके। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिद जो नए प्लांट हो रहे हैं उनमें सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा नहीं होती है। संभावना मतलब कि इस तरीके की स्पर्धा की जो संभावना है वो कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। यानी कि नए आवासों में अगर उनको ले जाया जाए तो वो अपने आप को जो है वहाँ पर ढाल सकें, अपने आप को अनुकूलित कर सकें। यहाँ पे जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया है, कुछ बीज हैं, जैसे कि एक है सेहिजन यानी कि ड्रामेस्टिक का ये बीज दिखाया गया है कि इसमें पंख जैसा स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है। उसी तरीके से एक द्विफल है मैपल का बीज, यहाँ पे भी उसमें भी पंख जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रकृति में यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी कही गई हैं, जैसे फ्रूट्स में कही गई थी उसी तरीके से इसमें भी, कि प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। यानी कि ये जो प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो रही है बीजों की, वो कैसे हो रही है? या तो हवा के द्वारा होगी, जैसे कि यहाँ पे भी पंख वाले जो हम लोग ने बीज देखे, और या फिर जल के द्वारा या जंतुओं के द्वारा होगी। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सेहिजन के दिए गए हैं ड्रामेस्टिक,
और जो द्विफल होता है मैपल, ऐसे जो पौधे होते हैं जैसे पादपों के पंख युक्त बीज होते हैं, जिससे ये हवा में आसानी से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। घासों के हल्के बीज जो होते हैं, या फिर आक यानी मदार के रोम युक्त बीज, मदार के रोम युक्त बीज जो होते हैं ये भी बहुत हल्के होते हैं। और जो सूरजमुखी होते हैं उनके भी रोम युक्त फल जो होते हैं वो पवन में उड़ करके दूर स्थानों तक चले जाते हैं, ठीक है। और फिर जिस जगह ये गिरेंगे वहाँ पे इनको जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलेगी वहाँ पे ये अंकुरित हो जाएंगे और नए पौधे के रूप में वहाँ पे विकसित हो जाएंगे। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो जल के द्वारा प्रकीर्णन उनका होता है। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं, इस तरीके के बीजों के, ताकि वे जल में प्लवन कर सकें, जल में वो तैर सकें ईजिली और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए जैसे कि नारियल, ठीक है। नारियल अक्सर करके हमने देखा है नारियल के जो पेड़ होते हैं वो तालाब या नदियों के किनारे ही लगे होते हैं। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कि विशेष रूप से कंटकी जो होता है, कांटेदार जो बीज होते हैं जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जो होते हैं वो जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके प्रकीर्णन के लिए भी इन सभी बीजों में अनुकूल मतलब कि इनके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसके द्वारा इनका प्रकीर्णन हो सके और जिससे इनको फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे हम लोग ने जो देखा था कि कुछ ऐसे पौधे थे जिनमें जो है पंख जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे थे, और कुछ ऐसे पौधे थे जो है मतलब कि जैसे यहाँ पे सूरजमुखी हल्के जो पौधे हैं जो रोम युक्त हैं, और मदार में जो आँख में रोम युक्त जो पौधे होते हैं हल्के होते हैं, इनमें पंख जैसे स्ट्रक्चर निकलता है और ईजिली जो है मतलब कि हवा में उड़ सकते हैं। और उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे कांटेदार स्ट्रक्चर जिनमें पाया जा रहा है जो है मनुष्यों या जानवरों में चिपक जाए, उनकी स्किन में या कपड़ों में चिपक जाए, तो ऐसे के उदाहरण यहाँ पे दिए गए यूरेना और जेंथियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूरेना और जेंथियम का ये जो स्ट्रक्चर है ये जेंथियम का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ पौधे जो होते हैं उनके फल झटके के साथ फट जाते हैं, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिनमें जो है इसमें जो अनुकूलन होता है उनमें जो है स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके प्रकीर्णन के लिए ये झटके से फट जाते हैं। झटके से फटने की वजह से उनके अंदर जो बीज होते हैं वो इतनी तेज़ी से जो है फोर्स के द्वारा इतनी दूरी तक के ये जो है जाते हैं छटक करके कि जो है मतलब कि एक स्थान काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो जिसके साथ उनके अंदर जो बीज होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर के गिरते हैं, अब वो कहीं पे भी गिर जाते हैं या किसी के मतलब सामान में गिर गए तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, तो ये होता है। तो इसके एग्जाम्पल में एरंड और बालसम के पादप ऐसा होता है, यानी कि ये जो है फटने वाली जो प्रोसीजर है ये किन जो है पौधों में होती है, एरंड और बालसम के जो पौधे होते हैं उनमें ये प्रोसीजर होता है। अब इस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो अभ्यास हैं इसमें जो क्वेश्चन ज़रूरी हैं उन्हें हम करवा दे रहे हैं। बाकी चूँकि हम लोग ने जो अभ्यास है वो बहुत ही अच्छे से पूरा चैप्टर हम लोग ने डिस्कस किया है, तो बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर इसमें ईजिली मिल भी जाएंगे और कोशिश भी करिएगा उन्हें ढूंढने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला है जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का जो प्रक्रम होता है वो क्या कहलाता है। जनक पादप यानी पेरेंट प्लांट जो होते हैं उनके कायिक भागों से वेजिटेटिव पार्ट से नए पादप का उत्पादन जो है हमारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कायिक प्रवर्धन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर और मादा जनन अंग होता है, मतलब नर अथवा मादा जनन अंग यानी कि दोनों में से कोई एक होगा, तो इस तरीके के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, ये एक लिंगी पौधे होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कणों का उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के परागकोशों से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का जो प्रक्रम होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परागण, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, यानी पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है नर और मादा युग्मकों का युग्मन, नर और मादा युग्मकों के मिलने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या कहलाता है, निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर लास्ट इसमें आएगा बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन का जो प्रोसीजर होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, बीजों का प्रकीर्णन वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा और जंतुओं के द्वारा होगा, ठीक है। ये तीनों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दो कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में है कली मुकुल, इनको हमें सेकंड कॉलम से मैच करना है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे कली और मुकुल दिया गया है, ये जो बडिंग है वो किस में होती है, बडिंग जो होती है वो यीस्ट में होती है।
आँख यानी आइज जो होती हैं वो किस में निकलती हैं, ये आलू में पाई जाती हैं। ठीक है, खंडन फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो किस में होता है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हमने स्पाइरोगायरा में पढ़ी थी। और पंख जो है वो किस में होते हैं, मैपल लीव्स जो होती हैं वो मैपल के जो है बीज होते हैं उनमें पंख निकले रहते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो बीजाणुओं के द्वारा यानी स्पोर्स के द्वारा जो जनन हो रहा होता है वो किस में हो रहा है, डबल रोटी और की जो फफूंद होती है उसमें होता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में सही विकल्प हमको सही विकल्प पे हमें जो है टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है पादप का जनन भाग होता है, इसका जो है आंसर क्या होगा, पत्ती, तना, मूल या पुष्प, तो पुष्प होता है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक के युग्मन का जो प्रक्रम होता है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है परिपक्व होने पर अंडाशय जो है वो विकसित हो जाता है। तो अंडाशय जो होता है वो फल में विकसित हो जाता है। ठीक है, और ओव्यूल जो होता है वो बीज में विकसित होता है। और नेक्स्ट है बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव जो है वो पादप जीव जो है वो है डबल रोटी का फफूंद, ये जो है स्पोर्स के द्वारा जो है अपना जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है, ब्रायोफिल्म पत्तियों के द्वारा जनन करता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।